अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बस 5 दिनों में ही एक नहीं बल्कि 5 एयर इंडिया के फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है सिक्योरिटी इश्यूज के वजह से। इनमें से 3 प्लेन्स में तो पायलट्स ने टेक ऑफ तक कर लिया था, मगर टेक्निकल खराबी के कारण इन्हें बीच रास्ते में ही दोबारा से लौट आना पड़ा। एक और लैंडिंग गियर फेल वाला केस सामने आया। जून 15 को एयर इंडिया 819 फ्लाइट दिल्ली से वडोदरा जा रही थी 168 पैसेंजर्स के साथ। टेक ऑफ करते ही पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन का लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं जा रहा था, अहमदाबाद वाले केस की तरह, और इसीलिए उन्होंने 29 मिनट्स ऊपर फ्लाई करने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली। 16 जून को एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर AI315 फ्लाइट टेक ऑफ के बस 90 मिनट्स बाद यू टर्न लेकर वापस से लौट आई। ये हांगकांग से दिल्ली जा रही थी। ATC रिकॉर्डिंग से सामने आया कि इमरजेंसी लैंडिंग से पहले पायलट ने यह कहा था, फॉर टेक्निकल रीजन सर वी वुड लाइक टू स्टे क्लोजर टू हांगकांग, वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द फ्लाइट। इनफैक्ट अहमदाबाद क्रैश वाले फ्लाइट AI171 के एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट फ्लाइट AI159 वो खुद ही रिप्लेस हो गई एंड मोमेंट में वंस अगेन टेक्निकल इश्यूज के कारण। Air India had retired AI171 and that is when AI159 had debuted. This particular flight has a technical snag for reasons that it now stands grounded. हालांकि बाद में एयर इंडिया ने यह कहा कि ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई थी। इसी के साथ 2 और फ्लाइट्स AI180 विच इज बोइंग 777-200 LR जो सैन फ्रांसिस्को टू मुंबई विया कोलकाता जाती है, कोलकाता में लेफ्ट इंजन के इशू की वजह से उसे भी ग्राउंड कर दिया गया। और फ्लाइट IX1113 दिल्ली टू रांची बोइंग 737 MAX 8 इसे भी टेक ऑफ के बाद टेक इश्यूज के वजह से वापस बुला लिया गया। सो एटलीस्ट 5 केसेस टेक्निकल इश्यूज के 5 दिन में। इस बड़े एक्सीडेंट के बाद 4 बोइंग के और बस सिर्फ 1 एयरबस के, और सभी के सभी एयर इंडिया के। अब देखने पर ऐसा जरूर लग सकता है कि एक्सीडेंट के बाद सिक्योरिटी को थोड़ा बढ़ा दिया गया होगा, लेकिन फिर तो वो सभी कंपनीज के लिए होना चाहिए ना। मगर बाकी के सारे एयरलाइंस के मिलाकर भी बस इन्हीं 3 फ्लाइट्स को ही ग्राउंड किया गया। सो ऑल इन ऑल अगर बात करें, लास्ट 5 डेज में टोटल 8 केसेस में से 6 कंफर्म्ड टेक्निकल फॉल्ट्स थे, 3 अकेले एयर इंडिया के और 3 सारे अलग कैरियर्स के मिलाकर, और 6 बोइंग के प्लेन्स थे और बस सिर्फ 2 एयरबस के। क्या ये सिंपल सा डेटा कुछ बता नहीं रहा? वेल, कंक्लूसिवली नहीं। इसीलिए मैंने 1980s से इंडिया में हुए सारे बड़े प्लेन क्रैशेस के रिकॉर्ड्स निकाले जिनमें कई लोगों की जानें गई थी, और फिर कंपैरिजन के लिए इस टेबल में उसे अरेंज किया। एंड आई वाज लाइक, कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? इंडिया में 8 फेटल एयर क्रैशेस में से 7 एयर इंडिया मैनेज रह चुके हैं। 8 फेटल क्रैशेस में से 7 बोइंग के एयरक्राफ्ट रह चुके हैं, जहां पर सिर्फ 1 एयरबस निकला। साल 2000 के बाद जब टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली एडवांस हो चुकी थी, फिर भी आप देख सकते हो एयर इंडिया और बोइंग को 3 फेटल एक्सीडेंट्स एट्रीब्यूटेड है, जबकि एयरबस को 0। अच्छा, साल 2000 के बाद एयरबस और बोइंग के फ्लाइट्स भी ऑलमोस्ट इक्वली रहे हैं। सो यहां पर इस डेटा से मेरे कुछ बस सिंपल सवाल है, क्या इन सारे केसेस को बैड लक कहा जा सकता है जो एक क्लियर पैटर्न बना रहे? इन्हें सीधा पायलट का फॉल्ट बता दिया जा सकता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली 8 में से 7 केसेस में कॉज बताया गया है, जैसे आप देख सकते हो। और लेटेस्ट केस में तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो आखिर क्यों एयर इंडिया और बोइंग सेफ्टी को लेकर इतने लापरवाह रहे हैं? वेल, इंडिया में सारे एयरलाइन कंपनीज को रेगुलेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक बॉडी DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करती है। अब पता है, DGCA को रूल्स और सिक्योरिटी मेजर को फॉलो करने के लिए इंटरनेशनली क्या रेटिंग मिली है? वेल, 2014 में 59% से हम 85.65% पर पहुंच चुके हैं। ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा, इवन US से भी ज्यादा कुछ एरियाज में। और यही है सबसे बड़ा पैराडॉक्स कि क्या वाकई में DGCA अपना काम ठीक से कर रही है, या ये सिर्फ पेपर कंप्लायंस है? इंडिया के टॉप एविएशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन जी के हिसाब से DGCA एक रेगुलेटर होने की जगह पर बड़े आसानी से एयरलाइन कंपनीज और मिनिस्ट्रीज के इशारों पर चल रही है। The DGCA has to realize that he is a regulator and not a facilitator. Right now, the DGCA dances to the airlines as well as the ministry. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप होल क्रैश के समय ही सामने आया, जो शायद ये क्रैश को प्रिवेंट भी कर सकता था, और वो था एयरक्राफ्ट्स में ऑप्शनल सेफ्टी सिस्टम को मैंडेटरी करना।
इसमें एडवांस स्टॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स थे, ऑटोमेटेड इमरजेंसी डिसेंट फंक्शंस थे और एनहांस्ड इंजन फायर सप्रेशन सिस्टम्स थे। ये इंजन और थ्रस्ट जैसे इश्यूज से पोटेंशियली एयरक्राफ्ट को बचा सकते थे, बट इन्हें ऑप्शनल ही रहने दिया गया। अब इससे एयरलाइन कंपनीज बड़े आसानी से कॉस्ट कटिंग करके बिना इन फीचर्स के प्लेन्स को चला सकती है, लीगली प्रोटेक्टेड रहकर, क्योंकि ये तो ऑप्शनल फीचर्स है ना, जबकि सेफ्टी हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की होनी चाहिए। सो डीजीसीए यहां पर एयरलाइंस के कमर्शियल इंटरेस्ट के सपोर्ट में है या फिर पैसेंजर सेफ्टी के। एक बड़ा लूपहोल इसी दौरान सामने आया। फ्लाइट AI-171 क्रैश के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कमिटीज बनी ना, वो विद इन डीजीसीए ही बनी, जो क्लियर नॉन कंप्लायंस है ICAO के एनेक्चर 13 का, जो ये कहता है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हमेशा ऑपरेटर, रेगुलेटर और सर्विस प्रोवाइडर से अलग होना चाहिए। यानी कि ना एयर इंडिया, ना डीजीसीए जो रेगुलेटर है, और ना ही बोइंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रूल आउट करने के लिए। इसे एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जैसे यूएस में NTSB या फिर ऑस्ट्रेलिया में ATSB। इसी फेयर इन्वेस्टिगेशन से ही तो एक्चुअल सच्चाई सामने निकल कर आएगी ना, और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। वरना इंडिया में गलती करने वाला खुद ही अपनी गलती थोड़ी ना बता पाएगा और ब्लेम अल्टीमेटली बेचारे पायलट पर चला जाएगा। ऐसे कई लूपहोल्स आज एविएशन इंडस्ट्री में है जो हमें फिक्स करना होगा। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से डीजीसीए एयरलाइन कंपनीज पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का ही फाइन लगा सकती है पर वायलेशन, जो भी बाय द वे अभी जस्ट 2020 में ही लागू किया गया है अमेंडमेंट के बाद। उससे पहले तो ये बस सिर्फ 10 लाख रुपए पर वायलेशन था, जबकि एयर इंडिया जैसी कंपनीज का सिर्फ एक दिन का ही रेवेन्यू 100 करोड़ प्लस क्रॉस करता है। ये तो ऊंट के मुंह में एक जीरा जैसा भी नहीं है, जबकि एक छोटी सी भी गलती से 200 से 300 लोगों की जाने जा सकती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2023 में सिर्फ एक ही साल में इंडिगो ने 4 टेल स्ट्राइक एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए। अब टेल स्ट्राइक में यूजुअली एक प्लेन का टेल एरिया टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के वक्त रनवे को हिट कर देता है। अब इस टेल एरिया में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम रेयर प्रेशर बल्कहेड होता है, एक ऐसा सिस्टम जो हाई ऑल्टीट्यूड्स में कैबिन के अंदर के एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ताकि हम सांस ले पाए। अब टेल स्ट्राइक्स इतने डेंजरस इसीलिए होते हैं क्योंकि इसका इंपैक्ट सालों बाद तक देखने को मिलता है। इतिहास के सबसे बड़े एयरप्लेन डिजास्टर को ही देख लो, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, जिसने 1985 में एक साथ 520 लोगों की जानें ले ली, सिर्फ क्योंकि 7 साल पहले एक टेल स्ट्राइक हुआ था और 7 साल बाद जाकर अचानक से मिड एयर में प्लेन का प्रेशर बल्कहेड फेल हो गया और प्लेन क्रैश कर गई, जिसे बाय द वे जापानीज अथॉरिटीज ने प्रॉपरली रिपेयर भी किया था। सो अब ऐसे में 4 टेल स्ट्राइक्स होने के बाद आप मुझे बताओ कि इंडिगो पर क्या पेनल्टी लगनी चाहिए थी। वेल, जस्ट 30 लाख रुपीस का फाइन मारा गया, जिसमें से भी इंडिगो ने सिर्फ 20 लाख रुपीस ही पे किया। अब एयर इंडिया के केस में तो हमने कितने ही वीडियोस देख लिए जहां पर सर्विस के नाम पर क्या दिया जा रहा था। What I find in my omelette is a cockroach and you can see the tentacles of the cockroach. 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है। मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7:15 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं। वेल, इस बैड क्वालिटी सर्विस और नेग्लिजेंस की क्या पेनल्टी होती होगी? वेल, नन, 0। ये देखना एयर इंडिया ने लास्ट 3 सालों में कितनी पेनल्टीज दी है फॉर रिस्पेक्टिव रीजंस। 3 पूरे साल में 3 दिन के रेवेन्यू जितने भी फाइन्स नहीं भरे। क्या इसमें कहीं पर भी ऐसे बैड सर्विस के केसेस दिख रहे हैं? तो कंपनीज के पास क्या ही मोटिवेशन है अच्छी सर्विस देने का? यार, अच्छी सर्विस तो चलो फिर भी बाद में, अगर चलती फ्लाइट में ऐसे रेनफॉल हो रहा हो, क्या ये डेंजरस नहीं है पैसेंजर्स के लिए? नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, यूएसए के FAA ने साउथवेस्ट एयरलाइंस पर 1200 करोड़ का फाइन मारा था, जस्ट बिकॉज स्नोस्टॉर्म की वजह से उन्हें 4 दिनों के लिए फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, जिससे कस्टमर्स का नुकसान हुआ। ये तो भी एक्ट ऑफ गॉड था, फिर भी उन्हें फाइन भरना पड़ा क्योंकि कस्टमर्स को बैड सर्विस मिली। बट डीजीसीए ये क्यों नहीं कंसिडर करती? अच्छा, कस्टमर से भी पहले पायलट्स आते हैं जिनके कंधों पर लिटरली सैकड़ों लोगों की जानें होती है, लेकिन उनके एक्सप्लॉइटेशन के वक्त भी डीजीसीए एयरलाइन कंपनीज पर एकदम सॉफ्ट क्यों हो जाती है? देखो, सबसे पहले तो पायलट्स का जॉब हमारे जॉब की तरह नहीं होता। हम चाहे थके हो, सोए नहीं हो या फिर इवन बीमार हो, तब भी हम जॉब पर चले जाए और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर पायलट्स के लिए तो कॉकपिट के शुरुआत में ही देखो ऐसा अक्सर लिखा होता है, दिस इज अ सीरियस जॉब, लीव ऑल योर वरीज बिहाइंड। पैसेंजर भी ट्रैवल करते होंगे, आपने देखा होगा कभी कभी कॉकपिट डोर पे ऐसा लिखा होता है, दिस इज अ सीरियस प्रोफेशन,
Leave all your worries behind. क्योंकि अगर एक पायलट को अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिली है और ये जानते हुए भी वो प्लेन उड़ाता है तो ये क्राइम जैसा ही हो जाएगा। और पास्ट में टायर्ड पायलट्स की वजह से कई प्लेन क्रैश एक्सीडेंट्स हो भी चुके हैं। यार पायलट छोड़ो, लैक ऑफ स्लीप तो नंबर 1 रोड एक्सीडेंट्स का भी कॉज है, मच वर्स देन अल्कोहल। 2009 कोलगन एयर फ्लाइट 3407 में पायलट ने कंट्रोल खो दिया था, प्लेन क्रैश कर गया और 50 लोग उसी वक्त मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला पायलट का जजमेंट सीवियरली इंपेयर्ड हो गया था क्योंकि फ्लाइट के 24 आवर्स पहले वो नेवाक एयरपोर्ट पर ही रुके थे, यानी पूरा दिन और पूरी रात उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बिताया, उन्हें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिली। 2010 में तो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 में भी तो ऐसा ही हादसा हुआ था। फ्लाइट क्रैश हो गई और 158 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तब मालूम पड़ा कि फ्लाइट कैप्टन तो पूरे 1 घंटे 40 मिनट्स के लिए सो गए थे। फिर कोरियन एयर फ्लाइट 801 क्रैश, 228 लोगों की मौत। फिर एरोफ्लोट फ्लाइट 5143 क्रैश, 200 लोगों की मौत। ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं। ऑफिशियल स्टैट्स भी अगर देखें तो 2001 से लेकर 2012 तक इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि 21 से 23% प्लेन क्रैश एक्सीडेंट्स में पायलट फटीग एक मेजर रीजन रहा है। और इसीलिए टायर्ड, फटीग्ड और स्लीपी पायलट्स के हाथों में 200 से 300 लोगों की जिंदगी दे देना कोई मजाक नहीं है। मगर इंडिया में जैसे बाकी के जॉब्स में तो ओवरटाइम होता ही है, एविएशन सेक्टर में भी ये आम बात है। पिछले साल सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे इशू किया था जिसमें उन्होंने 530 इंडियन एयरलाइन पायलट्स का इंटरव्यू लिया पता लगाने के लिए कि एविएशन सेक्टर में हाई फटीग के पीछे क्या रीजंस हैं। सर्वे में सभी पायलट्स का यह कहना था कि उन्हें कई बार लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्लाइंग आवर्स, मोर देन 10 आवर्स अ डे, कॉन्जिक्यूटिव नाइट शिफ्ट्स और रैपिडली चेंजिंग वीकली स्केड्यूल्स झेलना पड़ता है, जिससे पायलट्स का सर्केडियन रिदम और स्लीप रूटीन कंप्लीटली हिल जाता है, जिस वजह से उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। पायलट को कोई होली, दिवाली, गांधी जयंती, 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलती। हमें सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती। तो वैसे ही ये स्ट्रेसफुल जॉब है बिकॉज सोशल लाइफ आपकी जीरो हो जाती है। सिक रिपोर्ट एंड फटीग रिपोर्ट इन एन एयरलाइन बिजनेस इज अ नॉन प्यूनिटिव पॉलिसी। दिस इज डॉक्यूमेंटेड बाय द रेगुलेटर। मतलब कि उसमें सरकार की सील लगी हुई है, वो चीज़ भी यहाँ फॉलो नहीं होती। बट इसके बावजूद करंट गाइडलाइंस के हिसाब से एयरप्लेन्स अपने पायलट से मिनिमम 13 आवर्स का फ्लाइट ड्यूटी करवा सकती है, जिसमें पर डे 6 लैंडिंग्स तक हो सकती है। नाउ दिस इज ह्यूज। आई मीन डेस्क जॉब में ही 8 से 9 घंटों के बाद काम करना पेनफुल हो जाता है, बट एविएशन सेक्टर में तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी मिस्टेक है। ऐसे केसेस के बाद जब पब्लिक आउटरीच बढ़ गया, एविएशन सेक्टर में प्रोटेस्ट होने लग गए, तब जाकर डीजीसीए ने न्यू गाइडलाइंस इशू किए जिसमें उन्होंने पायलट्स के लिए मैंडेटरी रेस्ट पीरियड को 36 आवर्स से बढ़ाकर 48 आवर्स कर दिया। 1 जून 2024 से ये इंप्लीमेंट होने वाला था, मगर एयरलाइन कंपनीज की लॉबिंग के वजह से ये अब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। रीजन? एक बड़े एयरलाइन कंपनी के सीईओ ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक एनोनिमस इंटरव्यू में बताया कि इन रेस्ट आवर गाइडलाइंस के वजह से एयरलाइन कंपनीज को मजबूरन अपने पायलट के नंबर को 20% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 20% हायरिंग, 20% मोर ट्रेनिंग एंड मोर सैलरीज। और इसीलिए तब से लेकर आज तक डीजीसीए का ये डेडलाइन मल्टीपल टाइम्स पुश हो चुका है, वंस अगेन बीइंग सॉफ्ट। अब एयरलाइन कंपनीज की कॉस्ट कटिंग सिर्फ पायलट्स को ही कम रखकर नहीं हो रही है, बल्कि मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स भी ठीक से नहीं फॉलो करके हो रही है। अमेरिकन एयरलाइंस 20 सालों में उनके एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर देती है। ग्लोबली ऑलमोस्ट सभी एयरलाइंस वंस इन अ डेकेड, यानी कि हर 10 साल में मिनिमम एक बार उनके प्लेन्स को रीफर्बिश करते हैं, मतलब रिपेयर वर्क करते हैं, फॉल्टी पार्ट्स को नए से रिप्लेस करते हैं, बेहतर सर्विस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या ये मेंटेनेंस और रीफर्बिशमेंट का प्रोसेस फॉलो हो रहा है? वेल, एयर इंडिया का ही केस ले लो। बिजनेस क्लास के छत से पानी गिर रहा है, वायर्स लटके हुए हैं, एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, सीट्स तक टूटी पड़ी है। AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Worst airlines in the world. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Air India.
HT के एक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को कभी रिफर्बिश नहीं किया है। 15 साल क्रॉस होने के बाद भी 2022 में जब टाटा ने इसे टेक ओवर किया था, तब उन्होंने कहा कि 2024 में वो $400 मिलियन लगाकर सेकेंड हाफ से रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने भी इस रिफर्बिशमेंट और मेंटेनेंस को आगे ही पुश कर दिया। क्यों? मे बी क्योंकि काम चल रहा है ना, तो चलने देते। बट एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल नंबर 60 के हिसाब से फ्लाइट्स का टाइमली मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन यहां पर लूपहोल ये है कि एयरलाइन कंपनीज खुद से अपने सेफ्टी ऑडिट रिकॉर्ड्स को DGCA को बताती है कि वो क्या फ्लाइट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ऐसे में कंप्लायंस के प्रेशर में वो कई बार फेक रिपोर्ट्स तक पब्लिश कर देते हैं, जैसे 2023 में हुआ। 2023 में DGCA ने एयर इंडिया के चीफ सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोटोकॉल, जिसमें एयरलाइन को एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कुछ सेफ्टी चेक्स करने पड़ते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बिना एक फेक कंप्लायंस रिपोर्ट DGCA को सबमिट कर दिया। अब ये कितना बड़ा क्राइम था, क्योंकि इस एक फेक रिपोर्ट से कितने लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। मगर DGCA ने उस चीफ सेफ्टी ऑफिसर को इसकी क्या सजा दी? 1 महीने के लिए सस्पेंशन, दैट्स इट। जिसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी को फिर से ज्वाइन कर लिया, वो भी तब जब इस हादसे के बस 1 ही साल पहले एयर इंडिया के इसी डेलिब्रेट इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वजह से 160 पैसेंजर्स जस्ट मरते मरते ही बचे थे। 26 दिसंबर 2022 का ही इंसिडेंट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस CFM 56 ने तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर के लिए टेक ऑफ कर लिया था। जैसे ही फ्लाइट 23,000 फीट पर पहुंची, पायलट को इंजन नंबर 1 से कुछ फटने की आवाज आई। पहले इंजन की स्पीड स्लो होने लगी और फिर इंजन एग्जॉस्ट का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिचुएशन हाथ से निकलते हुए देख पायलट ने चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवा ली और फॉर्चुनेटली सभी 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की जान बच गई। बाद में DGCA के इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि एयरक्राफ्ट के टरबाइन रोटर के कुछ पार्ट्स टूटे हुए थे और कुछ तो गायब ही थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 6 दिन पहले वो इंस्पेक्शन में यह प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका था। एयरलाइन को सब कुछ पता था और रिपेयर करने का डेट भी इशू हो चुका था। लेकिन उनके कहने में प्लेन के हेक्टिक शेड्यूल की वजह से उन्हें इनफ ग्राउंड टाइम नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने ऐसे ही प्लेन को उड़ने दे दिया। मतलब ये भी कोई लॉजिक हुआ क्या? क्या प्लेन के मिसिंग और डैमेज पार्ट्स, वो भी इंजन के, को फिक्स करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन का शेड्यूल को फॉलो करना? अगर पायलट फ्लाइट की सेफ लैंडिंग नहीं कर पाते तो 166 लोगों की जान चली जाती। अब जहां एक तरफ USA का FAA बोइंग जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर भी 20 करोड़ तक का फाइन मारता है, DGCA का बोइंग पर कोई डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है। उल्टा बोइंग तो ऐसा लगता है कि वो हमें ही आंख दिखाता है, हमें डिक्टेट करता है टर्म्स। इसे मैं बोइंग 787 के केस से ही समझाता हूं, जिसे बोइंग का PR दुनिया का सेफेस्ट एयरक्राफ्ट बताता है। मगर US के टॉप न्यूज आउटलेट IB टाइम्स ने उनके 2014 की रिपोर्ट में इस एयरक्राफ्ट के टेस्ट फेज में ही इसे एक्सपोज कर दिया था, स्टेटिंग कि इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। सितंबर और अक्टूबर 2027 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मार्केट में लॉन्च होने ही वाला था कि इसमें कंपनी को सॉफ्टवेयर इश्यूज डिटेक्ट हो गए और इसीलिए 2007 से 2009 तक बोइंग ने 4 बार अलग अलग डिलीवरी डेट्स को अनाउंस किया। फिर जून 2010 में प्लेन में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजेशन यानी कि 2 फ्लैप्स के इश्यूज आ गए, फिर से डिलीवरी पोस्टपोन। अगस्त 2010 में टेस्ट के समय इस प्लेन का एक इंजन ही फेल हो गया और नवंबर 2010 में इलेक्ट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई और फ्लाइट ने आग पकड़ ली। जैन 2011 में वापस से डिलीवरी को रीस्केड्यूल किया गया क्योंकि डिलीवरी के जस्ट पहले वापस से कुछ सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल्स का इशू आ गया था। सो अब तक इन टोटल 7 बार डिलीवरी डेट्स को पुश कर दिया गया था, वो भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। बट इसके बावजूद हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 27 बोइंग ड्रीमलाइनर्स को ऑर्डर किया। अब डिलीवरी के बस 2 ही साल बाद जिन्होंने सेम एयरक्राफ्ट द सेफेस्ट 787 को खरीदा था, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गए। जापान में फ्यूल लीकेज निकला, फिर जापान और इथियोपियन एयरलाइंस में बैटरीज जल गए और किसी किसी केस में तो पूरे प्लेन में ही आग लग गई। इसके बाद जापान और US गवर्नमेंट ने तो इन फ्लीट्स को तभी के तभी ही ग्राउंड कर दिया, मतलब फ्लाई करने से बैन कर दिया अंटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? खुद 787 के मैन्युफैक्चरर बोइंग ने इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस दिया कि 787 को ना थंडरस्टॉर्म में मत चलाओ क्योंकि इससे इंजन फ्रीज हो सकता है।
यस, खुद मैन्युफैक्चरर ही बोल रहा है कि मेरे प्लेन में फॉल्ट है, मगर इसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई एक्शन लेने की जगह पर उल्टा एयर इंडिया को ही बस दिल्ली से टोक्यो के रूट को अवॉइड करने के लिए कह दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। यार, जब ओला इलेक्ट्रिक जैसी स्कूटी कंपनी अपने स्कूटीज को तक वापस बुला सकती है फायर के इश्यूज की वजह से, तो ये तो फिर भी हजारों करोड़ के एयरक्राफ्ट्स है। और फिर बढ़ते केसेस को देखकर एंड में कहीं जाकर गवर्नमेंट ने कुछ 787 एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड कर दिया, जिससे नेचुरली उन्हें ग्राउंडेड 787s की जगह पर दूसरे एयरक्राफ्ट्स को भेजना पड़ रहा था और उन्हें दिन का 2 करोड़ का खर्चा आ रहा था ऑल इंक्लूसिव। बट आयरनी यह है कि इस लॉस को बोइंग से वसूल करने की जगह पर गवर्नमेंट इसे खुद बेयर कर रही थी। बोइंग ने सिर्फ यह किया कि उसने सारे एयरक्राफ्ट को 10 दिन में रिपेयर करके वापस दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि हर दिन 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खुद से खर्चा क्यों किया? बोइंग पर क्यों केस फाइल नहीं किया? इतना सॉफ्ट क्यों? वेल, सच्चाई तो यह है कि बोइंग की फ्लॉड फिलॉसफी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है कि यह स्पीड और कॉस्ट कटिंग को चूज करता है ओवर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बिल्ड क्वालिटी। यह फिलॉसफी चेंज बोइंग का मैकडॉनल्ड डगलस के मर्जर के बाद हुआ था, जब मैकडॉनल्ड डगलस के सीईओ को बोइंग के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया था। और तब से यह कंपनी इंजीनियर्स की नहीं बल्कि क्रॉनी कैपिटलिस्ट की बन गई, जिनका प्राइम मकसद प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करके वॉल स्ट्रीट और शेयर होल्डर्स को खुश करना बन गया। 2018 के लायन एयर और 2019 के इथियोपियन एयरलाइंस के 2 बड़े बोइंग 737 मैक्स वाले एयर क्रैशेस ने यह बियॉन्ड अ डाउट प्रूव कर दिया कि बोइंग ने पैसों के खातिर लोगों की जानें तक को बड़े कन्वीनियंटली दांव पर लगा दिया। बेसिकली एयरबस ने अपने नियो सीरीज वाले फ्यूल एफिशिएंट प्लेन्स को मार्केट में लॉन्च किया था, जो सारी एयरलाइन कंपनीज फ्यूल बचाने के पर्पस से हाथों हाथ खरीद रही थी। अब बोइंग को भी पीछे नहीं रहना था, लेकिन नया एयरक्राफ्ट बनाना मतलब लॉन्ग अप्रूवल और पूरा मार्केट एयरबस खा जाता। इसीलिए इन्होंने एक बड़ा स्कैम किया। पुराने 737 की बॉडी में नए फ्यूल एफिशिएंट इंजिन्स जो कि बड़े थे उन्हें थोड़ा आगे चिपका दिया, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। अब ये एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था और परफेक्ट डिजाइन नहीं था। इस वजह से कई केसेस में थ्रस्ट देने पर फ्लाइट का नोज ऑटोमेटिकली ऊपर आ जा रहा था, जिसे कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्होंने चोरी से बिना किसी को भी बताए एक नया MCAS सिस्टम लगवा दिया। ना FAA को इसके बारे में पता था और ना ही पायलट्स को बताया गया, क्योंकि ये एक डिजाइन फेलियर का कॉम्पेंसेशन था। और इसका नतीजा क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सेंसर जैसे ही खराब हो जाता, प्लेन लिटरली हाईजैक हो जाती और नोज को नीचे पॉइंट करने लगती और कुछ ही सेकंड्स में सीधे क्रैश हो जाती। अब ये स्कैम लीगली प्रूव होते ही FAA ने बोइंग को $2.5 बिलियन का फाइन तो मारा, लेकिन क्या हुआ? बोइंग ने तो ये स्कैम करके अपने 500 प्लस प्लेन्स तो बेच दिए थे। 150 से 200 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू के सामने सिर्फ $2.5 बिलियन का फाइन तो धनिया पुदीना है। बट क्या 350 लोगों की जानें इतनी सस्ती थी? बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी भी मर्जर के बाद बहुत ही करप्ट हो गई। बोइंग के प्लेन्स में इश्यूज तब से आने लगे जब से इसने अपने प्लेन्स के डिजाइन से लेकर क्रिटिकल सिस्टम्स तक के प्रोडक्शन को हेवीली आउटसोर्स करना शुरू कर दिया 50 प्लस सप्लायर्स को, जिससे स्पीड फास्ट और कॉस्ट कम तो हो गई, मगर क्वालिटी और डिजाइन्स में माइनर फ्लॉज भी कैस्केड करने लग गए इनटू मेजर इश्यूज। Workers here in Charleston are assembling the company's flagship product, the 787 Dreamliner. But this footage reveals some have little faith in the plane they build. Did you fly in one? No. You won't fly in one. Did you fly in one of these planes? No, not really. I wouldn't fly in one of these planes because I see the quality going down around here. Of 15 workers asked randomly, 10 said they would not fly on the Dreamliner. They're not even allowing quality control to do their job. How does that make you feel as a flyer? Oh yeah, I'm not flying on a 787. और ये बात विसल ब्लोअर्स ने विद एविडेंस प्रूव भी किया है। जैसे जॉन बार्नेट, एक 32 इयर्स के बोइंग क्वालिटी इंजीनियर, ने बताया कि वर्कर्स को अंडर प्रेशर लो क्वालिटी पार्ट्स को फटाफट प्लेन्स में फिक्स करना होता है और कभी कभी तो इवन फॉल्टी पार्ट्स को कचरे के डब्बे से निकालकर चिपका देना पड़ता है। इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम्स में भी हेवी कॉम्प्रोमाइज है, जो टेस्ट बताते हैं 25% तक का फेलियर रेट देते हैं, यानी कि इमरजेंसी के वक्त 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय नहीं होगा। उन्होंने यह भी वार्न किया था कि मेटल शेविंग्स के क्लस्टर्स फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के वायरिंग के अराउंड छूट गए हैं, जो शार्प टाइटेनियम के स्लिवर्स अगर वायर्स को कट कर देते हैं तो इंस्टेंट शॉर्ट सर्किट हो सकता है मिड फ्लाइट।
FAA के इंस्पेक्शन से यह कंफर्म भी हुआ कि जॉन बार्नेट की बात वाकई में सच थी, और सच होती भी कैसे नहीं, वरना इतनी बड़ी कंपनी से लड़ने की हिम्मत ही कहां से आती। बट अनफॉर्चुनेटली मार्च 2024 में जॉन की मिस्टीरियस हालातों में मौत हो जाती है। सैम सलेहपोर, एक और एक बोइंग इंजीनियर, ने भी 2024 में ही यही कहा कि 787 के असेंबली लाइन में कई सारे इश्यूज हैं। The company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट पास किया कि बोइंग 787 के फ्यूजलाज के कई सेक्शंस में छोटे छोटे होल्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेंगे और स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने एक साथ कई सारे लोगों को एरोप्लेन के पार्ट्स पर कूदते हुए देखा है, उन पार्ट्स को मरोड़ने के लिए, ताकि उन्हें प्रॉपरली होल टू होल अलाइन किया जा सके। उसे उन्होंने आश्चर्य में द टार्जन इफेक्ट कहा। रिमेंबर, ये इसीलिए है बिकॉज ऑफ हेवी आउटसोर्सिंग एंड मिसमैच ऑफ पार्ट्स, बट इससे क्लियरली मेटल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और पार्ट्स वीक हो जाते हैं। सैम ने पब्लिकली कहा कि बोइंग के एंटायर 787 ड्रीम लाइनर्स के फ्लीट में थरा इंस्पेक्शंस होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो कहावत है ना, द ट्रूथ इज ऑलवेज शाइनिंग थ्रू। इंडिया में अगर 8 फेटल एक्सीडेंट्स में से 7 बोइंग के प्लेन्स में हुए हैं, तो ये क्लियर पैटर्न है, मगर इसे कोई भी सीरियसली क्यों नहीं ले रहा। बोइंग जैसी कंपनीज आज मोटे प्रॉफिट कमाकर फाइन्स देने तक को तैयार है। मे बी इसे ये जस्ट एज एन ऑपरेशनल कॉस्ट की तरह देख रहे हैं, मगर कई मासूम लोग और पायलट्स की तो जाने जा रही है ना। कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने अरमानों पर पानी फिर रहा है। सालों की मेहनत और मुश्किलों से उबरने के बाद बस कुछ घंटों में ये सारे सपने पूरे होने वाले ही थे कि बस उम्मीदों से उनका फासला अंतहीन होता चला गया। लास्ट में मुझे हक करके मैं बोला, मम्मी का ध्यान रखना, मैं बैठा हूँ। इट्स हाई टाइम नाउ, हमें अपने रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बाबा आदम के जमाने के पॉलिसीज और ब्यूरोक्रेसीज को रिप्लेस करना ही होगा, क्योंकि आज भी DGCA को सोलली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कभी फंडिंग की कमी हो जाती है, तो कभी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की, तो कभी एम्प्लॉय शॉर्टेज। जबकि कनाडा और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में इसे एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स ANSPs मैनेज करते हैं, जो बेसिकली एक बोर्ड ऑफ स्टेक होल्डर्स है, दोनों गवर्नमेंट और एयरलाइन कंपनीज के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें फंडिंग डायरेक्टली यूजर से फीस के रूप में मिलती है। ये बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, जिसके थ्रू बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, स्मार्ट टैलेंट हायरिंग और सेफ्टी डिसीजंस तक ले सकते हैं। इन्हें सिर्फ गवर्नमेंट फंड पर ही डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं। मल्टीपल स्टडीज में यह पाया गया कि ये सिस्टम इफेक्टिवली काम करता है, क्वालिटी और सेफ्टी को बढ़ाकर अलोंग विद अकाउंटेबिलिटी, और इसीलिए 60 कंट्रीज में इस मॉडल को इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। हमें सिर्फ बेहतर ऑपरेशनल सिस्टम्स की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बेहतर माइंडसेट की भी, जो हमें जापान से सीखना चाहिए। 1985 के जापानीज एयरलाइन क्रैश 520 कैजुअलिटीज के बाद जापान ने अपने कैरेक्टर लेवल पर ही चेंज लाया। सिर्फ रूल बुक्स को अपडेट नहीं किया, उन्होंने हर एक एम्प्लॉय में एक डीप सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप किया और एक पूरे के पूरे एक्शनेबल से भरे सिस्टम के जरिए एक कल्चर ही बना दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जापान एयरलाइंस के पास एक सेफ्टी प्रमोशन सेंटर है, जिसे हर एम्प्लॉइज को विजिट करना मैंडेटरी है। ये वो सारे क्रैश के रियल अवशेषों को दिखाता है, वो जली हुई सीटें, बिखरे हुए सामान और पुर्जे, परिवार वालों के लिए दिल से लिखी गई आखिरी खतें, जिन्हें देखकर और महसूस करके उन्हें एक डीप लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि एक लापरवाही से भी कितनी सारी जिंदगियां तबाह हो जाती है। ये बस सिर्फ मैंने एक एक्शनेबल बताया, ऐसे कई स्टेप्स उन्होंने लिए हैं एक कल्चर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, जिसका परिणाम आज ये है कि 1985 से अब तक 35 इयर्स में जापान में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें भी एक भी पैसेंजर या कैबिन स्टाफ नहीं मरा। ये अपने आप में एक सबूत है कि अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और इस वीडियो के जरिए भी मेरी एग्जैक्ट यही कोशिश है कि हमें एक होकर आवाज उठाना होगा। आखिर कब तक हम एक के बाद एक गलती करते रहेंगे और उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे? कब तक हम सिर्फ हादसों के बाद ही रिएक्टिव होकर काम करेंगे, प्रोएक्टिव होकर नहीं? कितनी जाने और जानी पड़ेगी जिसके बाद हमें एयरप्लेन्स में बेसिक सिक्योरिटी नसीब हो सके? फ्लाइट 171 की कहानी सिर्फ एक क्रैश से ही खत्म नहीं हुई। इनकी गूंजे अब भी रोहित पटेल जी जैसे मासूम विक्टिम्स की जुबान पर है, जो कांपते हुए अपने खोए हुए बेटे और बेटी की बॉडीज मांग रहे हैं। रफीज अब्दुल्ला जी जैसे पिता के निराशा में है,
जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे बच्चों के बारे में पता करना है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, छोटे मेरे छोटे बच्चे किधर है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? हमारे लिए ये क्रैश में भी सिर्फ एक न्यूज था, किसी के लिए उनकी जिंदगियों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये अहमदाबाद क्रैश हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ नो लुकिंग बैक होना चाहिए, बिकॉज इनफ इज इनफ एंड दिस नीड्स टू चेंज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. Deepest condolences for all the victims and families of the tragedy. Jai Hind.